तो राजनीति में आपका आना एक्सीडेंटल हुआ है? शुरू में तो घर में डांट भी खाया हूँ कि घर से एक हैं। अब जब जाते हैं जनता के बीच, जैसे कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे, लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे, तो कितना विकास हो पाया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्र है? कसडोल विधानसभा की कोई पहचान है तो कन्हैयालाल शर्मा जी से है। तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उनका टिकट काटने के बाद आपको दिया गया? वो पार्टी का निर्णय होता है कब किसको देना है, कहाँ से देना है। कि उनका जो बयान है जिसकी वजह से हमेशा चर्चा में रही है, क्या ये भी एक कारण आपको लगता है? पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बात रहती हैं तो उस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। अक्सर हमें देखने को मिला विधानसभा सत्र के दौरान जब आपने सवाल उठाए, तो यहाँ का हालात क्या, कितना इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? कोशिश में पूरा किया। और कसडोल का हॉस्पिटल था जहाँ बहुत ज़्यादा शिकायत था, तो उनकी रखरखाव के लिए, ज़्यादा उन तक सुविधा पहुँचाने के लिए कुछ आपके पास है? अभी उस पर काम मतलब ऐसी कोई बातें अभी हम लोग उस पर आगे नहीं बढ़े हैं। अब बात बलौदाबाजार हिंसा की करते हैं सर। देखिए उसमें पूरा जो शुरू से जो गलती था वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो इंटेलिजेंसी फेल था। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज हमारी उपस्थिति है कसडोल विधानसभा क्षेत्र में, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं कसडोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक संदीप साहू जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है संदीप साहू जी, राजनीति में कैसे आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? मेरी जो पढ़ाई है एक छोटे से स्कूल में ही, नूतन स्कूल है टिकरापारा में। और हालांकि मतलब मैं पीछे से बताना चाहूँगा, मेरे जो दादाजी हैं, हमारा गांव बड़ा छोटा सा है, गोरबा गांव, बिलाईगढ़। अब बिलाईगढ़ विधानसभा है, पहले कसडोल विधानसभा हुआ करता था। तो हमेशा एक कटाव आ जाता था और नहर है, उसके कारण पूरा 3-4 महीने आना जाना ब्रेक हो जाता था। तो हम मेरे यहाँ जो पिताजी को पढ़ाई लिखाई के लिए और समझ लो कमाने खाने के लिए रायपुर वो गए, और एक छोटे से गांव से, बहुत ही छोटे से किसान थे वो, और वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई। तो उसके बाद हम लोग भी एक नूतन स्कूल में पढ़े। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल है रायपुर में, वहाँ मेरी पढ़ाई 12वीं तक हुई। उसके बाद जो कॉलेज है वो दुर्गा कॉलेज में हुआ, और वहाँ से पढ़ाई करते करते छात्र राजनीति में मैं आया, और आते ही सबसे पहले NSY से जुड़ा, और NSY से फिर जुड़ते जुड़ते काम करते करते फिर यूथ कांग्रेस में। तो ये दुर्गा कॉलेज में जब पढ़ाई करते तब की बात है ये? हाँ, दुर्गा कॉलेज में जब हम लोग 97 में जब मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं गया, तो उसी समय ही हमारे यहाँ इलेक्शन था। तो वो इलेक्शन का जब मैं गैदरिंग देखा और जिस टाइप से चुनाव का पैटर्न देखा, तो मेरे मन में एक भाव आया कि कभी मुझे भी चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है। और उस चीज़ को देख के थोड़ा प्रभावित हुआ, और उस दिन मन में आया कि राजनीति में आना चाहिए करके। और बाकी तो मैं शुरू से जब स्कूल लाइफ में था तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रहता था। बहुत अच्छा, मतलब अपने स्कूल टीम का कैप्टन था क्रिकेट का। और पहले तो ये होता था स्कूलों में कि जब टीचर आके पूछता था कि कौन क्रिकेट खेलने जाएगा, फुटबॉल खेलने जाएगा, बैडमिंटन खेलने जाएगा, खो खो खेलने जाएगा, कबड्डी, लेकिन सभी बच्चे हाथ सभी उठाते थे। लोगों को खेलने की एक भावना थी और एक अलग जुनून होता था, तो सभी खेल खेलते थे हम लोग। तो फुटबॉल भी खेला, तो हाइट पर्सनालिटी के कारण गोलकीपर बना रहा, कई साल अपने स्कूल टीम का गोलकीपर रहा। क्रिकेट खेला तो अच्छी बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग, तो कैप्टन भी रहा। और बाकी जो गेम्स हैं, बैडमिंटन, टेनिस, सबको खेलने का प्रयास तो हम लोग एक बार कर चुके हैं। और काफ़ी लंबे समय तक फिर मैं बास्केटबॉल भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाइट पर्सनालिटी वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट में ज़्यादा स्कोप नहीं। तो जो लाइफ में स्पोर्ट्स का एक्सपेरिमेंट चलता रहा। लेकिन जब मैं 9th क्लास में था तो NCC ज्वाइन किया,
एनसीसी के बारे में बहुत सुनता था जब मैं स्कूल में था। स्काउट हुआ करता था, एनएसएस हुआ करता था। तो हमारे जब मैं मतलब 6-7 में था तो देखता था कि 9-10 के जो हमारे सीनियर हैं वो एक एयर विंग एनसीसी में हुआ करते थे, वो ड्रिल करते थे। और उन लोग की जो पर्सनालिटी देखता था, ड्रिल करते थे और जो ड्रेसिंग देखता था तो उससे बहुत प्रभावित था। तो मैं सोचता था जब भी मैं 9th में जाऊंगा, 9वीं कक्षा में, तो उसको मैं लूँगा। और मैं उसमें सेलेक्ट भी हो गया हाइट के कारण। तो 9-10 में जेडी मतलब जूनियर डिवीज़न होता है, उसमें रहा भी। और एक अर्धारा करके ग्लाइडर होता है, उसमें मैंने 2 लॉन्च भी मुझे मिला, पैरासेलिंग भी किया। फिर उसके बाद फिर कॉलेज में जब पहुँचे तो फिर से मैं लिया। और जब कॉलेज में पहुँचे तो फिर से मैं मतलब एयर विंग करते करते एक वायु सैनिक कैंप होता है, उसमें पूरे प्रदेश से 10 लोग सेलेक्ट होते हैं। उसमें सेलेक्ट होके गया, बेस्ट कैडेट सेलेक्ट होके गया। और वो जलाली ईस्ट बेंगलोर में लगा वायु सैनिक कैंप। तो उसमें 157 स्क्वाड्रन आता है, मतलब एक रायपुर का एक स्क्वाड्रन एमपी हुआ करता था उस समय। तो एमपी में 3 स्क्वाड्रन है, 1 MP, 2 MP, 3 MP। 1 MP हो गया भोपाल, 2 MP हो गया इंदौर और 3 MP हो गया रायपुर। तो 3 ही थे पूरे प्रदेश में। तो ऐसे 157 स्क्वाड्रन पूरे देश में हुआ करते। तो उसमें जब मैं वायु सैनिक कैंप में गया तो वहाँ ये होता है कि पूरे 157 का कमांडर तो आ गया, लेकिन पूरे 157 का कमांडर कौन बनेगा? तो 157 में वो कंपटीशन होता है। तो करीब 3-4 घंटे कंपटीशन होने के बाद मैं मध्य प्रदेश पहली बार, जब से एनसीसी गठन हो, पहली बार मैं वायु सैनिक का ऑल इंडिया कैंप कमांडर बना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद अर्धारा में जब 2 लॉन्च किया था मैं जूनियर में, उसके बाद उसका अपडेट मॉडल आ गया था रोहिणी, ग्लाइडर का नाम है। उसमें कॉकपिट होता था, उसमें भी मैं 42 लॉन्च किया। तो उस ज़माने में जब लोग अपने छत के ऊपर से जाते हुए देखते थे प्लेन को, और मैं उसमें इतने सारे फ्लाइंग कर चुका था, पैरासेलिंग कर, तो एक अलग अनुभव था। और धीरे धीरे उस पर फिर राजनीति में भी इंटरेस्ट था, करते 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 अब यहाँ तक। जब पढ़ाई कर रहे थे आप, जैसे कि बताया आपने, तो NSUI ने ज्वाइन किया। तो NSUI मतलब मीन्स कांग्रेस। तो कांग्रेस के प्रति आपका जुड़ाव NSUI में शामिल होने के बाद है कि उससे पहले ही आपके मन में था कि मुझे कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है? विचारधारा आपका उसमें जुड़ाव पहले से था कि ज्वाइन करने के बाद हुआ? नहीं, मैं तो जब छोटा था राजनीति में नहीं था ना, तो हमारे मोहल्ले में जिस पार्टी के लोग जाते थे, मेरी हाइट पर्सनालिटीज कोई किसी में भी ले जाते थे, ऐसा कोई पहले वो नहीं था। लेकिन जब कॉलेज में गया तब जाना कि कांग्रेस, बीजेपी विचारधारा और पार्टी। और मुझे कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है NSUI, मतलब जब मैं कॉलेज में गया NSUI जुड़ा, जब NSUI जुड़ने के बाद जब मैं अपने नेताओं के बारे में जाना, कांग्रेस पार्टी के बारे में जाना, हालांकि मेरी माताजी कांग्रेस में थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हमारा परिवार कांग्रेस परिवार रहा, माताजी मेरी कांग्रेस में रही। लेकिन जब अच्छे से और कार्यक्रमों में गया, विचारधारा जाना, काम करने का तौर तरीका देखा, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ मैं कांग्रेस पार्टी से। और ख़ास करके राजीव गांधी जी का जब भी भाषण मैं यूट्यूब में और सब में देखता हूँ, सुनता था, राहुल जी की जो शैली है, सोनिया गांधी, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं उससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ। आप प्रतिष्ठित कॉलेज कलिंगा यूनिवर्सिटी से MBA किए हैं, आपका स्नातकोत्तर वहीं से हुई है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारा था काम करने के लिए, आपने राजनीति चुना। क्या शुरू से आपको राजनीति में आने की, अपने करियर देखने की? हाँ, मैं नहीं ऐसा नहीं है। जब हमारा जब हम लोग ग्रेजुएशन हुआ, तो जब हम लोग NCC में थे तो हमारे एक पूरा एक बैच था 10-15 दोस्तों का। शुरू से एक विज़न था कि हम लोग को सब इंस्पेक्टर या DSP के नौकरी में जाना, फाइट करना। हम लोग लगभग वो 15 में से 12 लोग अभी कहीं TI हैं या DSP हैं। सिर्फ मैं एक हूँ जो राजनीति में है, एक मेरे एक और मित्र है जो वकील बन गया, एक कर्नल है और 1-2 और इधर हो गए। लेकिन 10-12 लोग उसमें से पुलिस की नौकरी में। और हम लोग एक साथ पुलिस ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करते थे, मतलब दौड़ना, लॉन्ग जंप करना, ऊंची कूद। तो वो शुरू से विज़न हमारा उसमें जाने का था, मतलब नौकरी में, और ख़ास करके पुलिस के नौकरी में।
क्योंकि जो डिसिप्लिन हम लोग एनसीसी में सीखे थे, वायु सैनिक कैंप गया, फिर वहाँ से बेस्ट कैडेट सेलेक्ट होके मैं आरडीसी परेड भी किया हूँ। दिल्ली जो परेड होता है उसमें डिकेट 3 गया, फिर आरडीसी परेड भी किया हूँ मैं। तो शुरू से मतलब विज़न सरकारी नौकरी का था और पुलिस की नौकरी में जाने का ज़्यादा, क्योंकि शुरू से जब भी मुझे कोई देखता था तो ये बोलता था कि जो हाइट पर्सनालिटी है तो पुलिस की नौकरी में जाना। तो दिमाग में एक वो था, और स्पोर्ट्स वाले भी थे। एनसीसी में जाने के बाद जो डिसिप्लिन सीखे, और ये बात तो है कि जो लीडरशिप है और जो डिसिप्लिन आया लाइफ में वो एनसीसी से आया। एनसीसी को मैं 5 साल जो किया उससे मेरे अंदर बहुत बदलाव हुआ। तो राजनीति में आपका आना एक्सीडेंटल हुआ है? राजनीति में अब वो धीरे धीरे, एक बोलते हैं ना, जब आप आओ और धीरे धीरे जब उसमें आप जाते हैं कार्यक्रमों में, सुनते हैं अपने नेताओं को, तो जो धीरे धीरे प्रभावित हो के उस ओर मैं बढ़ते चला गया। और ऐसा हो गया एक समय कि फुल टाइम, जो पार्ट टाइम राजनीति, फुल टाइम मैं उसमें फिर राजनीति में इन्वॉल्व हो गया। फिर बहुत सारे आंदोलन में, उस समय भोपाल मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो भोपाल की राजधानी के कार्यक्रमों में हम लोग जाते थे, दिल्ली के कार्यक्रमों में जाते थे। धीरे धीरे प्रभावित होते फिर फुल टाइम राजनीति में आ गया। शुरू में तो घर में डांट भी खाया हूँ कि घर से एक हैं तो बोले नौकरी में ध्यान दो। मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे बाद 2 भाई और एक बहन थे, तो घर में थोड़ा सा ये था कि भाई बड़े हो तो जिम्मेदारी से, क्योंकि बाकी भाइयों का भी बहन लोग हैं, तो एक जब सेट हो जाओगे तो भाई भी सेट हो। तो राजनीति में एक मुकाम में पहुंचना बहुत कठिन होता है। तो उनका भी स्वाभाविक मतलब सही थे वो भी अपनी जगह, कि अब हर किसी को अपने बच्चे का ये लगता है कि अच्छा खासा इन लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीसी में है, हाइट पर्सनालिटी है, पढ़ता है, लिखता है, तो थोड़ा सा ये था कि नौकरी करे। मुझे जहाँ तक जानकारी है, आपकी माताश्री आज से लगभग 23 साल पहले 2003 में कसडोल विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग किया था, और तब उनको ये टिकट नहीं मिल पाया था। आज उन्हीं का बेटा कसडोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। क्या आप सोचे थे कि एक समय ये भी आ गया? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा। हमें बल्कि जब वो टिकट मांगी 2003 में खूब मेहनत की और काफ़ी दौरा की थी, और मतलब उस समय पहली बार हम लोग उनको 2-2, 3-3 दिन में मुलाकात होती थी। गांव हम लोग आते थे, दिन भर दौरा काफ़ी करती थी। उस समय जिला अध्यक्ष भी होती थी, समाज की भी जिला अध्यक्ष थी। काफ़ी मेहनत की वो, और उनका मेहनत देख के ही मुझे मतलब एक लगता था कि अच्छा, पार्टी में जिस टाइप मेहनत करी तो मैं भी उसी का भी करूँ यदि जब काम करूँ तो। लेकिन देखिए, टिकट हर कोई मांगता है, कभी संयोग योग और बहुत सारे समीकरण होते हैं, उस समय नहीं मिल पाया। और उस समय राजकमल सिंघानिया जी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े, और बहुत ईमानदारी से हमारी माताजी और हम लोग का परिवार उनके लिए काम किया। वो जीते भी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम भी किया उन्होंने, कसडोल के लिए बहुत अच्छा काम किया। अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सहज सरल भी हैं। लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि मैं भी कभी कसडोल से टिकट मिल जाएगी और विधायक बन जाऊंगा। उस समय तो बिल्कुल नहीं सोचा था। हालांकि जब मैं अभी काम करने लगा पार्टी में, समाज में, तो लगा था कि इस मुकाम तक पहुंच सकता हूं, पर किस जगह पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, ये तय नहीं था। अब कसडोल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं सर। इससे पहले अगर देखा जाए, बात की जाए 1962 से, तो कांग्रेस का विधायक यहाँ ज़्यादा चुनकर आए हैं, और पिछले 3-4 पंचवर्षीय चुनाव में 2 बार 3 बार गौरीशंकर जी, उसके बाद कांग्रेस से जीत कर आते रहे हैं। तो अब जब जाते हैं जनता के बीच, जैसे कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे, लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे, तो कितना विकास हो पाया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्र है? कन्हैयालाल शर्मा जी जब यहाँ रहे तो उन्होंने एक पहचान कसडोल विधानसभा को दी। यदि कसडोल विधानसभा की कोई पहचान है तो कन्हैयालाल शर्मा जी से है, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा व्यक्तित्व के धनी थे। आज यदि सिंचाई की जो भी इस क्षेत्र में काम हुआ है, बलार डैम से लेके जो जितनी योजनाएं हैं, और जो कसडोल में स्कूल कॉलेज और जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं कन्हैयालाल शर्मा जी की देन है। और जो मूलभूत जो समस्याएं होती हैं, सड़क की, नाली की, रोड की, वो हर कार्यकाल में हर विधायक कोशिश किया जितना उसका
दायरा होता है काम करने का, ऐसा नहीं है मैं किसी को दोष नहीं, सभी ने अपने तरीके से काम करने का पूरा कोशिश किया। लेकिन क्षेत्र बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्षेत्र, एक पूरा जंगल क्षेत्र है जहाँ आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है, सोना खान है, और एक तरफ पूरा नदी वाला क्षेत्र है, एक तरफ पूरा मैदानी क्षेत्र है, और एक तरफ पूरा ये गुमा जो साइड है खदान वाला क्षेत्र है। तो कोशिश हर कोई ने किया है, काम करने की कोशिश की है। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाता तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार अपने कार्यकाल में उन समस्याओं को दूर करूँ, काम करने की कोशिश करूँ। लेकिन एक अच्छा बात ये रहा कसडोल में कि सिंचाई के लिए खूब काम किए कन्हैयालाल शर्मा जी ने, और जब राजकमल सिंघानिया जी रहे तो उन्होंने भी काफ़ी जंगलों में जो आज सड़कें बनी हैं और जो मूलभूत सुविधाएं उनके कार्यकाल में भी खूब काम हुआ है। और मेरा इस बार विज़न है कैसे भी कि जो 15 साल से जो समोदा का काम, समोदा लाइन जो आना है और जो रुका है, वो मैं अपने कार्यकाल में चाहता हूँ कि वो पूरा हो जाए, जो मुंडा तक आना है समोदा से। क्योंकि ये जो लवन का जो क्षेत्र है वो ड्राई जो एरिया है, ड्राई जोन है, पानी की बहुत समस्या है। गर्मी में 2-2 दिन पानी नहीं मिल पाता। मैं तो अभी विधायक बना तो जाना, तो मेरा एक वो है कि उसको कैसे भी पूरा हो जाए। मैंने अधिकारियों से भी बात किया, एक दिन पूरे अधिकारी उसका मैप लेके आए थे और कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा। मैंने बिल्कुल उनको बोला कि मैं बिल्कुल साथ में हूँ, जब कलेक्टर साहब के पास जाना है, मंत्री जी के पास, पर इसको पूरा करना है। जी, इससे पहले 5 साल कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रहे हैं शकुंतला साहू जी, तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उनका टिकट काटने के बाद आपको दिया गया? देखो, वो पार्टी का निर्णय होता है कब किसको देना है, कहाँ से देना है नहीं देना है। वो बहुत सारे आपके परफॉर्मेंस पे, आपके कामों का आकलन करते हैं। कामों का आकलन जनता के माध्यम से, आधिकारिक माध्यम से, और हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से करते हैं। लेकिन वो भी जब रही तो पूरा अपना जो भी काम करने का, क्योंकि उस समय तो सत्ता था हमारा, कांग्रेस का शासन तो बहुत सारे काम हुए हैं, करने की कोशिश भी हुए, बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन काम जितना उनसे बन पाया उन्होंने किया, कोशिश की। उनके टिकट कटने का पीछे का कारण एक ये भी बताया जा रहा है कि उनका जो बयान है जिसकी वजह से हमेशा चर्चा में रही है, क्या ये भी एक कारण आपको लगता है जिसकी वजह से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया? वो पार्टी का जो स्क्रीनिंग कमेटी होता है, इंटरनल जो सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट तो हम लोग को नहीं बताई जाती। पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बात रहती हैं, तो उस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। पार्टी के आकलन होते हैं अलग, जैसे हम लोग अभी 9 महीने से विधायक हैं, तो हमारे भी इंटरनल ऑब्जर्वेशन पूरा पार्टी करते रहती है, काम करते रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हमारा विधायक काम कर रहा है। हर 6-6 महीने का रिपोर्ट वहाँ जमा होते रहता है किसी न किसी माध्यम से। तो मैं पुख्ता उसमें नहीं बोल पाऊँगा कि किन कारणों से उनका टिकट कटा है। जी, कांग्रेस के कार्यकाल में भले ही आप विधायक नहीं रहे हो, लेकिन तेलघानी विकास बोर्ड के आप चेयरमैन रहे हैं और राज्य मंत्री दर्जा आपको प्राप्त था, तो वो अनुभव कैसा था आपका? बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि पहली बार मतलब मैं राजनीति में आया तो हम लोग पार्टी में काम करते थे, तो हमारा ये था कि संगठन के पदों में रहे, छोटे छोटे मैं आखिरी जो बड़ा पद था वो था कि मैं राष्ट्रीय संयोजक रहा, ओबीसी का, और महाराष्ट्र का, उड़ीसा का प्रभारी रहा। तो जब सत्ता आया, 15 साल तो सत्ता थी नहीं, अब पहली बार हम लोगों ने सत्ता सरकार का अनुभव अभी किया। हालांकि 2001 से 2003 भी था, लेकिन बहुत उम्र कम था और उतना हम लोग को, हाँ, पर उतना सब चीज़ें, लेकिन पहली बार हम लोगों ने सत्ता का अनुभव किया, जो हमारा बैच है। और उसमें जो भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद था, समाज का आशीर्वाद था, जो काम किया, काम करने का मौका मिला, तो उस आशीर्वाद से लोग तो सदस्य बनने के लिए, एल्डरमैन बनने के लिए, बहुत सारे छोटी छोटी और भी संस्था होती सरकारी जिसमें सदस्य भी होते हैं, बनने के लगे रहते हैं। और मेरे को लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया और भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से मैं तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष बना। और मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था और खुशी की बात ये था कि भाई मैं जिस समाज में पैदा हुआ और कहीं ना कहीं उसकी बहुलता है साहू समाज की, अब पूरे देश में पहली बार तेलघानी बोर्ड का गठन छत्तीसगढ़ में हुआ। अब छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में पहला अध्यक्ष का जो नाम दर्ज हुआ वो संदीप साहू का हुआ।
राज्य मंत्री दर्जा या जो बाकी चीज़ें हो बात की बात है, लेकिन इतने बड़े समाज में जब भी आज से कई साल बाद भी जब बात होगा कि तेलंगानी बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था देश में, या किस राज्य से था, या छत्तीसगढ़ से पहला कौन था, तो संदीप साहू की बात होगी। संदीप साहू का नाम दर्ज हुआ उसमें, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है मेरे लिए। और वो वहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं समाज के सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। हमारे समाज के जो अध्यक्ष रहे उस समय अर्जुन हिरवानी जी, अभी तो टहल साहू जी हैं, और समाज के जो मेरे पूरे युवा साथी थे जो साथ में काम किए, उन लोगों का बहुत योगदान रहा। और भूपेश बघेल जी का तो है ही। आप साहू समाज की ओर से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी हैं, तो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का होना, तेलंगानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष होना, साथ ही साथ यहाँ राज्य मंत्री आपको दर्जा प्राप्त है, और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आता है वहाँ साहू बहुलता है, तो क्या यही एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से हम आज देख पा रहे हैं कि संदीप साहू एक विधायक के रूप में हमारे साथ बैठे हैं? देखिए, एक फैक्टर ये हो सकता है, लेकिन चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपने आप को कैसे लोगों के पास प्रेजेंट करते हैं। और जैसे आप मेरे आज इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आप मेरे बारे में भी जब पूछते हैं सवाल, इतनी सारी जानकारियाँ आपको जो होती है, तो जानकारियाँ आप पहले हासिल करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं और उसके सवाल करते हैं। तो वैसे ही जो एक मतदाता है वो एकाएक आपको वोट नहीं देता, चाहे आप राज्य मंत्री हों, चाहे आप साहू समाज के अध्यक्ष हों, चाहे तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष हों, चाहे आप 25 साल से पार्टी में काम कर रहे हों, वो ये पता करते हैं कि इनको जिताने के बाद ये हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं, क्या काम आ सकते हैं, और व्यवहार कैसा होगा, ये हमसे कैसा व्यवहार करेंगे, जो मुझे लगता है। तो वो जो उनको 20 दिन मिला, 22 दिन मिला वोट करने के लिए, तो उन्होंने मेरा आकलन किया, जिनसे भी जानकारी हासिल की, और मैं जब लोगों के पास पहुंचता था तो मुझे उन्होंने देखा, परखा, सुना मेरी बोली शैली, तो वो सब को आकलन करने के बाद वोट देते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो आकलन करके वोट करते हैं। आप कितने बड़े पद में रहें, मंत्री भी चुनाव आ जाते हैं, मुख्यमंत्री भी चुनाव आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग चुनाव आ जाते हैं, तो पद से वोट नहीं मिलता। चाहे आप बहुत सारे साहू समाज के भी पदाधिकारी रहते हैं, अलग अलग समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी चुनाव हार जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आपके पिछले 5 साल 10 साल या जब से उनको आकलन करते हैं वो, और हर व्यक्ति आज पढ़ा लिखा समझदार है, और हर किसी के कांटेक्ट होते हैं जो जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसा है व्यवहार है। तो बहुत सारे चीज़ों को परख कर ही वो मतदाता अपना कीमती वोट देता है। जितनी बड़ी जीत होती है सर, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका जीत का अंतर लगभग 35,000 का है। तो अभी लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या जिसमें शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, रोड हो गई, पानी हो गई, तो इन सब को लेकर किस प्रकार से काम करने की तैयारी आपकी चल रही है? प्लान का एजेंडा क्या है? देखिए, शिक्षा का तो मैंने शुरू से बोला है कि मेरा भाई मैं भी युवा हूँ, शिक्षित हूँ, तो चाहता हूँ कि भाई यहाँ से विधायक हूँ तो हर एक बच्चा अच्छा शिक्षा हासिल करे। और अभी एक समस्या यहाँ पे है, यहाँ के पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी है, तो उसको प्रयास को मैं किया हूँ दूर करने का। और अच्छे हम अभी कलेक्टर एसपी भी यहाँ पे अच्छे आए हैं, काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी काफ़ी खुद से ध्यान दे रहे हैं, उनसे भी बात रखें और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम स्कूलों में शिक्षक हो और अच्छी पढ़ाई हो। और एक मैंने अभी सरकार को मेरे तरफ से वो लिखा है चिट्ठी, मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो हमारी बच्चियाँ हैं बिलासपुर जाती पढ़ने, रायपुर जाती हैं, और हम ही लोग पढ़ने गए रायपुर, तो मैं चाहता हूँ कि कसडोल में एक महिला महाविद्यालय खुल जाए और महिला हॉस्टल खुल जाए, तो एक वो जोन का पढ़ाई का हो जाएगा। जैसे पलारी और लवन है तो बलौदा लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हो जाता है, पर वो जोन एक थोड़ा सा दूर ही जाता है। तो मैं वहाँ चाहता था कि एक महिला महाविद्यालय और एक महिला हॉस्टल खुल जाए। और आईटीआई तो है, उसकी स्थिति बहुत, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक जोन है, जैसे कटगी वाला जोन है, वो जो पूरा बिलाईगढ़ से लेके उसका सेंटर है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एजुकेशन हब बन जाए, अच्छी संस्थानें आ जाए तो अच्छा शिक्षा मिलेगा। और आप देखेंगे जब कसडोल जाएंगे तो 50 किलोमीटर वो बल्दा कछार
बिल्कुल अलग ही है तुरतुरिया एरिया। वो बेचारे काफ़ी मतलब चीज़ों से छूट जाते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, बहुत बड़ी जगह है ये। तो काफ़ी दूरी है सेंटर से, तो सबको पहुंचने में, जैसे अभी कसडोल में थाना है, अब तुरतुरिया, अर्जुनी, औराई यहाँ के लोगों को आना पड़ता है कसडोल, जो 50 किलोमीटर पड़ता है। तो मैंने सरकार से भी मांग किया, गृह मंत्री जी से मिला था कि कम से कम तुरतुरिया जो टूरिस्ट प्लेस है और लगातार लोग वहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं और लगातार वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ एक चौकी या थाना खुल जाए ताकि वहाँ के लोगों को हो जाए। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर आप शुरू से ही जागरूक रहें, चिंतित रहें, जिसका असर हमें देखने को मिला विधानसभा सत्र के दौरान जब आपने सवाल उठाए। तो यहाँ का हालात क्या, कितना इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? कोशिश में पूरा किया, और कसडोल का हॉस्पिटल था जहाँ बहुत ज़्यादा शिकायत था कि डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, समय में बातचीत भी अच्छी नहीं होती है और लोग काफ़ी दूर से आते हैं बड़े उम्मीद से, और एक रेफरल सेंटर जैसा हो गया था। तो मैं औचक निरीक्षण में गया था। उसके बाद उस समय CMHO ने काफ़ी, जब मैं उनको बताया कि डॉक्टर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने खुद कार्रवाई की, 4-5 लोगों की सैलरी भी काटे, 1-1 महीने से डॉक्टर नहीं आ रहे थे। तो अब वो व्यवस्थाएं सुधरी हैं, BMO को भी बदला गया है और अभी फ़िलहाल 2-3 महीने से अच्छा काम हो रहा है। और लवन के भी डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ भी अच्छा, और पलारी का तो बहुत अच्छा है हॉस्पिटल, अच्छा यहाँ पे काम होता है। जैसे कि अभी हम लोग के बीच में चर्चा हुई कि कसडोल विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ जो उनकी आमदनी की स्थिति वो है, स्रोत या फिर साधन कह सकते हैं, वो तेंदुपत्ता है। तो उनकी रखरखाव के लिए, ज़्यादा उन तक सुविधा पहुँचाने के लिए कुछ आपके पास है? अभी उस पर काम, मतलब ऐसी कोई बातें अभी हम लोग उस पर आगे नहीं बढ़े हैं। अभी जब तेंदुपत्ता संग्रहण का काम चलेगा तो क्या क्या परेशानी आ रही है, मैं खुद जाके उसको समझूंगा, कुछ बातें आएंगी तो निश्चित ही उसको कोशिश करूंगा कि कैसे भी हल हो, काम हो। कि अभी तो मैं गया हूँ, काफ़ी कार्यक्रम में गया हूँ, लेकिन अभी संग्रहण को लेके कोई भी ऐसी बातें नहीं आई हैं। हो सकता होगा, मेरे तक नहीं आई, लेकिन अच्छी बात आप बता रहे हो, उसको पता करते हैं, यदि कुछ रहेगा तो मैं अपनी तरफ से उसको काम। अब बात बलौदाबाजार हिंसा की करते हैं सर, क्योंकि कसडोल विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार ज़िले के अंदर आती है, तो जो वहाँ घटना घटी है, कितना सहमत है बीजेपी के जो सब प्रशासन द्वारा जो पहले से व्यवस्था किया गया है, या फिर जो कांग्रेस के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, किस पक्ष, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसमें पूरा जो शुरू से जो गलती था वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो इंटेलिजेंसी फेल था, जो घटना है। हालांकि मैं हमेशा उसमें बचने से, बोलने से इसलिए बचा कि बहुत संवेदनशील मामला है और इस ज़िले से हम लोग आते हैं, तो मैं चाहता था कि यहाँ शांति व्यवस्था रहे। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया कि इस पर किसी प्रकार का ज़्यादा बोलना या किसी को ये ना लगे किसी मेरी बातों को, तो हम लोग ने बहुत उसमें संभल के बात किया है। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंसी जो फेल हुई। भाई, सरकार का काम होता है आंदोलन करने वाले आंदोलन करते हैं, हर महीने 4 आंदोलन होता है, राजधानी में होता है, ज़िले में होता है, लेकिन बैरिकेडिंग से लेके सुरक्षा व्यवस्था से लेके हर तरीके से कलेक्टर SP उस समय फेल हुए, और उसी कारण सरकार ने उनको हटाया। सरकार ने माना ना कि भाई कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है, तो पूरा जो चूक था वो शासन प्रशासन का चूक था। जी, अब बात चुनाव परिणाम की कर लेते हैं सर। 5 साल, इससे पहले 15 साल तक बीजेपी के यहाँ सरकार रही, 5 साल फिर बीजेपी कांग्रेस के पास आई सरकार, लेकिन जो 5 साल में वादे किए गए, उस पर जो नई नई योजनाएं बनाई गई, बहुत अच्छा रहा। और भले बीजेपी उसको 1% काम नहीं ऐसा बोलते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इतना सब काम करने के बाद भी कांग्रेस 68 से 35 में आकर सिमट गई? देखिए, भूपेश बघेल जी ने अपने तरफ से और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपना काम करने का कोशिश किया। अब बहुत सारे समीकरण और बहुत सारे योजनाएं होते हैं और बहुत सारे घोषणा पत्र होते हैं, जिसमें अंतिम समय में जो मतदाता है वो फैसला लेता है। हो सकता है हमारे तरफ से कोई यदि कमी रही हुई
या कोई योजना या घोषणा पत्र में हमारी तरफ से कोई बातें छूट गई हो। बहुत सारे योजना और उन्होंने भाजपा वालों ने भी रखा, लेकिन काम में कोई कमी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। और भूपेश बघेल जी से ज़्यादा एक्टिव और लोगों तक पहुंचने वाले कोई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे तो भूपेश बघेल जी थे, जिनकी बोली शैली, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, हर वर्ग के लिए काम करने का उन्होंने कोशिश किया। ठीक है, हम सरकार से चूक गए, नहीं आ पाए किसी कारण से, लेकिन आज इस 10 महीने में कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल जी को याद किया जा रहा है। आज इस 10 महीने में कोई भी विकास काम नहीं हुआ। इस ज़िले में एक भी विकास काम का अभी तक पैसा नहीं निकला है। इस ज़िले में सिर्फ जो विधायक हैं वो अपने विधायक निधि से ही विकास काम कर रहे हैं, शासन से कोई भी पैसा नहीं आया। जी, इसी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए थे टी.एस. जावद जी और उमेश पटेल जी। उनका ये कहना था कि हार के पीछे कारण ये भी रहा कि जो अंदरूनी कलह फूटबाजी रही पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रतिस्पर्धा सब जगह रहता है। आज क्या बीजेपी में प्रतिस्पर्धा नहीं है? जो बहुत ही सीनियर विधायक हैं जो मंत्री नहीं बन पाए हैं और उनके यहाँ कई जूनियर भी मंत्री बन गए, क्या उनके बीच में प्रतिस्पर्धा या अंतर कला नहीं है क्या? तो प्रतिस्पर्धा हर जगह रहता है और प्रतिस्पर्धा होना भी चाहिए। प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो फिर अलग अलग तरीके से काम कैसे होगा? प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में बोले कि अगर तुलना करें 5 साल बनाम 8 महीना, तो 8 महीना भारी है 5 साल पर। ये 8 महीना लोगों को भारी पड़ रहा है। रोज़ सुबह पेपर उठा के देखिए क्या छप रहा है। आज लोग दहशत के माहौल में, पूरा कानून व्यवस्था लचर है। आप खुद पत्रकार हैं, एक भी दिन ऐसा जाता हो जिसमें ना छपता हो किसी कत्ल हुआ है। तेलीबांधा तालाब में कभी दिन दहाड़े कत्ल, एक बताइए, कलेक्टर का ड्राइवर को 50 रुपये के लिए मार दिया गया। एक लड़की का दिन दहाड़े गर्दन काट दिया गया और लड़का कूद गया। मतलब लोगों में डर नहीं। यहीं विजय साहू लवन में चाकू मार दिया गया। वो गुपचुप का ठेला लगाता था बेचारा, वो ख़त्म हो गया। तो कानून व्यवस्था, अब कवर्धा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो 8 महीने में कितनी घटना हो गई। और पुलिस अभिरक्षा में पहली बार एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो 8 महीना कितना भारी पड़ा लोगों को। ये 8 साल से भी मतलब बोलना नहीं चाहता, 8 महीने कितना भारी पड़ा ये लोग समझ रहे हैं। और कितना दहशत का माहौल है लोगों को। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सरकार के भरोसे रहें या खुद अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करें। जी, अब बात आपके फिर विधानसभा क्षेत्र की कर लेते हैं सर। अभी आपके पास लगभग 4 साल है। इन 4 साल में कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं, फिर मुख्य काम जिसको आप अपने विधायकी रहते हुए करना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं समोदा लाइन की आपको बात किया, जिससे कहीं ना कहीं सिंचाई और पानी की जो व्यवस्था, जो ड्राई जोन है लवन, तो समोदा लाइनर का जो काम हो जाए वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा, जो मैंने बताया कि महिला महाविद्यालय और कहीं कहीं और स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ भी लगता है वो मैं उस पर पूरा काम करने की कोशिश करूँगा। और मैं भी मंत्री जी से बात किया स्वास्थ्य के लिए कि कसडोल एक कहीं ना कहीं विधानसभा मुख्यालय है। लोग उसको छोटा जगह के रूप में देखते हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा जोन है। तो अभी 50 बिस्तर का अस्पताल है, मैंने उनको 100 बिस्तर का अस्पताल करने को बोला और जो सर्व सुविधा युक्त एक अस्पताल वहाँ पे बना दिया जाए, ताकि क्योंकि आदिवासी क्षेत्र एक तरफ और एक तरफ बिल्कुल भी नदी वाला क्षेत्र है, जहाँ हमारे नदी के किनारे जो गांव में रहते हैं भाई लोग, वहाँ तो 2 जोन हैं बड़े। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा वहाँ सुधर जाएगा तो एक अच्छा काम होगा। बाकी कुछ गांव ऐसे हैं अभी, जैसे एक मर्दा गांव है, मर्दा गांव में वो गांव से घुसते तक गांव के एंड होते तक 900 मीटर की इतना बुरा हालत है कि लोगों को चल नहीं सकते। अब वो विधायक निधि से तो हो नहीं सकता, विधायक निधि से 5, 10, 15 लाख का काम हो सकता है, तो वो बजट वाला काम है, योजना में काम होगा। तो ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरी है सड़क, बहुत लोग परेशान हैं। कुछ जगह में तो लोग शमशान घाट जाने के लिए सड़क नहीं है, जब बारिश का समय आता है तो वो उसे जा नहीं सकते। तो बहुत सारी इस टाइप की छोटी छोटी समस्याएं हैं।
ये तो होता रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा हम लोग को समस्या झेलना पड़ा है कि जो संडी ब्लॉक है और पलारी इधर के जोन में 2-2 दिन बिजली नहीं रहा। अभी मैं आपको एक गांव के बारे में बताना चाहूँगा, गुड़ागढ़ और भिंभोरी, वहाँ 3 महीने से बिजली नहीं है। वन आश्रित गाँव है, वो सोलर से चलता है, बैटरी, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन ट्रिप हो जा रहा है। तो वो मैंने अभी कलेक्टर साहब को भी बताया है और डीएफओ को भी बताया है। अब सोचे कि आज के परिवेश में राजधानी से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां 3 महीने से बिजली नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब 3 घंटे यदि बिजली बंद हो जाए तो लोग 3 महीने से, आपको तो उस पर मुझे लगता है कि बिल्कुल वो गाँव वाले जाना चाहिए उनकी समस्या को। हालांकि मैंने रखा हूँ, कलेक्टर साहब उसको बिल्कुल भी लिए हैं, मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा। डीएफओ भी अच्छा काम का, मतलब उन्होंने लिया है जानकारी और करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो किस क्षेत्र में आपको काम करने के लिए इच्छा, रुचि किस में? मैं पुलिस की नौकरी में जाता, मेरी बहुत इच्छा थी। मैं मतलब मेरी भी इच्छा थी और मैं बहुत ज़्यादा अपने परिवार में अपने नाना जी से इंस्पायर था। मतलब सबसे ज़्यादा समय मैं उनके साथ बिताया हूँ और बहुत ही सिंसियर, और उस ज़माने में पढ़े लिखे और बहुत अच्छे ज्ञान की बातें बताने वाले, और जो भी चीज़ें आज मेरे अंदर है तो जो भी शिक्षा दीक्षा है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा भी जो चीज़ें हैं वो उनसे आई है। मैं बहुत समय उनके साथ बिताया और बहुत सज्जन और बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो हमेशा उनका एक इच्छा थी कि गांव में मतलब दरोगा बोल देना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जब मुझे देखते थे हमेशा मेरी वो तो मुझे बचपन से मतलब बोलते थे कि एक दिन ते दरोगा बनबे, दरोगा जरूर बनबे। मतलब वो हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते कि दरोगा। अब उनको नहीं मालूम था कि दरोगा से बड़ा क्या क्या होता है, एसपी होता है, टीआई होता है, डीएसपी, लेकिन दरोगा उनके लिए सबसे बड़ा था। तो वो हमेशा मुझे ये बोलता दरोगा, तो मैं उनको बताता था नाना वो दरोगा बड़े सब इंस्पेक्टर होते, टीआई होते, डीएसपी होते, नहीं थे दरोगा बनबे बोले। तो वो उनके अंदर में एक भाव था। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक दिन बनूं, अच्छा काम करूं। आप कृषक परिवार से आते हैं, अभी भी आपके अंदर इच्छा है कि मुझे किसानी करनी है, अभी जो किसानी में लगे हुए हैं घर में उसको सहयोग करना है? हाँ, इच्छा बहुत होती है, लेकिन अब तो राजनीति में समय ऐसा है। लेकिन जब भी जाता हूँ, गांव जाता हूँ, खेती किसानी देखता हूँ तो अच्छा लगता है। और शहर में भले मैं रहा, लेकिन ज़्यादातर समय मैं अपने गांव में अपने नाना और वो सब बिताया हूँ। अच्छा लगता है मेरे को। और हम लोग तो सभी हम सब किसान, छत्तीसगढ़ में 90% लोग किसान परिवार से हैं। सभी कोई ना कोई बैकग्राउंड है, भले कितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन कृषक परिवार से है। और हाँ, छत्तीसगढ़ में हर कोई अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, खान पान जुड़ा हुआ है। ये अच्छा है हमारे छत्तीसगढ़ की सबकी, हर जाति धर्म की बोली शैली आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन किस जाति कौन धर्म। जब बैठते हैं तो एक ही जैसी, एक ही संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, एक ही बोली, एक ही, मतलब कहीं भी पता नहीं चलता। आप मतलब मैं एक बार अभी रामेश्वरम गया था और दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं समुद्र में जो अग्निकुंड है, मतलब उसको अग्निकुंड, तो वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे हिंदी में। तो मैं उनसे पूछा आप छत्तीसगढ़ से हो ना? तो बोले हाँ। तो बोले कहाँ? तो बिलासपुर से। तो अच्छा, तो कहाँ रहते? तो बोले मुंगेली में, बिलासपुर से। तो हम लोग की जो हिंदी भी है, आदि रामेश्वरम कितना दूर है, लेकिन आप जब यहाँ का व्यक्ति भी जब हिंदी बोलता है तो उसकी जो बोली है ना छत्तीसगढ़ी, और जो उसके बोल चाल, वो झलकता, आप दूर से कैच कर लेंगे कि ये ना छत्तीसगढ़ का आदमी जो यहाँ बात कर रहा है, हिंदी में बात करे चाहे अंग्रेजी, वो पकड़ में आ जाता है, पता चल जाता है। वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि अपने लोग कहीं मिलते हैं और जो बोली शैली, खान पान एक जैसा है। संदीप साहू जी अपने राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? देखिए, राजनीतिक भविष्य तो हर व्यक्ति सोचता है। मैं सपना रहता है कि जब जिस फील्ड में जाता है कि वो उसकी ऊंचाइयों तक पहुँचे, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचना या पहुँचाना जनता के हाथ में है। आपके समर्थकों के जो आपके साथ काम करते हैं, जो टीम वर्कर हैं, जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, जब मैं चुनाव लड़ा तो दीपावली का समय था
वो दिवाली ना बनाकर मुझे जिताने में लगे थे। ये प्रेम था, जबकि वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते थे, नाम सुने थे, पहचानते नहीं थे, मुझसे मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दीपावली छोड़ के, अपना काम छोड़ के पार्टी के एक प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना समय दिया। तो ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं हमेशा उनको प्रणाम करता हूँ, हमेशा उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, मतलब कि उनके कारण आज यहाँ तक पहुँचा। तो आगे भी जो ऊंचाइयाँ, ठीक है सपना मेरा, लेकिन पहुँचाने वाले यही लोग हैं। तो इनके माध्यम इन पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक वो मुझे पहुँचा पाएंगे, लेकिन एक अच्छा काम करना है, मुझे अच्छा व्यवहार रखना है। हम लोग आज विपक्ष में हैं, बहुत सारे काम तो हो नहीं सकते, बहुत सारे काम को हम प्रयास कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरा 100% हमको अपना काम करना है। लेकिन आप भी जानते हैं कि सत्ता ना रहने से बहुत सारे चीज़ें जो है काम होने में होता है, तो जनता समझती है, लेकिन प्रयास हम लोग को करना है। कम से कम व्यवहार लोगों से अच्छा रखना है, क्योंकि उन लोग को एक ही वो रहता है कि हर कोई अपना अपना काम करवा लेता है, लेकिन कम से कम कोई उनसे अच्छा बात करे, बैठे, समझे, तो वो मैं प्रयास करते रहता हूँ। सर, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र की जनता को? मैं तो पहले TNR न्यूज़ की पूरी टीम को, आप सभी को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, मेरी बातों को सुना, और मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे बनाया है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, और इस विधानसभा, इतने बड़े छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विधानसभा का विधायक बनाया है और काफ़ी मतों से जिताया है। तो एक अच्छा काम हम लोग करना है, और कहीं न कहीं बलौदाबाजार में अच्छा, हर जाति हर धर्म के लोग हैं, तो एक शांति व्यवस्था के साथ एक अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है, और जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया है, मन के एक समान, उस रास्ते में चलना है, और बलौदाबाजार और कसडोल का एक नाम करना है। तो आप सुन रहे थे कसडोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक संदीप साहू जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।